अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज हम होलिस्टिक बात करने जा रहे हैं। एक तो जाहिर है मुआशी एतबार से नजरसानी और बात करना ज़रूरी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया से जो पैकेज की बात हो रही थी, मुआशी पैकेज को अटेन करने की, अब जॉइंट एलामिया आ चुका है। उसके क्या खदोखाल हैं, उससे कितना हमारे मुआशी जो तमाम हमारे मैक्रो इकोनॉमिक मैटर्स हैं, कितना उसमें संभाला या कितना हमें उसमें एक कुशन मिलेगा, खासतौर पर तब जब हम एक मुश्किल IMF प्रोग्राम का अभी भी हिस्सा है। जाहिर है जब से नई हुकूमत आई है तो वो इसी 1 पॉइंट एजेंडा पर आए हैं कि वो अवाम के रिलीफ के लिए बेहतर सहूलियात करना चाहते हैं। और पिछली जो आउटगोइंग हुकूमत थी, यानी कि जो PTI की हुकूमत थी, वो इस हवाले से नाकाफी इकदाम कर रहे थे। तो लिहाजा मौजूदा हुकूमत इन तमाम चीज़ों के IMF प्रोग्राम के होते हुए कितना रिलैक्सेशन और कितना अवामी जो रिलीफ है उसके लिए आगे बढ़ पाएंगे, कितने फाइनेंशियल वहां पर एलोकेशंस कर पाएंगे। अब बजट की भी चूंकि आमद है, ये इस हुकूमत का पहला बजट होगा, इस हवाले से भी बात रहेगी। और जाहिर है सियासी एतबार से नाजरीन जो दर्जा हरारत है वो हम जो मुखालफीन है या जो PTI है उनकी तरफ से तो बढ़ता हुआ देख रहे हैं, लेकिन हुकूमत इसको किस तरह से हैंडल करने का इरादा रखते हैं, गिवन द फैक्ट कि जो हमारी सहाफ़ियों की पहली बैठक हुई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर होकर कहा था कि वो किसी सियासी इंतकाम के मामलात में तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता अपनाएगा। तो लिहाजा इन दोनों मामलात में जो एक बैलेंस है वो किस तरह से स्ट्राइक करने का इरादा रखती है ये हुकूमत। और चूंकि ये कोएलिशन गवर्नमेंट है तो इस लिहाज से भी बात करना ज़रूरी होगा कि ये तमाम इकट्ठे रहकर जो 2023 तक हुकूमत ने आगे, अभी तक तो सुनने में यही आ रहा है कि 2023 में ही इंतखाबात मुतवक्के हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे कि वे फॉरवर्ड या आगे का रोड मैप क्या होगा कोएलिशन इत्तेहादियों के और तमाम पार्टनर्स के होते हुए जो कि इस हुकूमत का हिस्सा हैं। तमाम मामले पर बात करने के लिए मुझे एक बहुत पर्टिनेंट आवाज़ आज हमारे इस एक्सक्लूसिव टॉक में ज्वाइन कर प्लीज़ वेलकम सेनेटर इसहाक डार, हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है ऑल द वे फ्रॉम लंदन, साबिक वज़ीर ख़जाना और तमाम मैटर्स पे एक अथॉरिटी रखते हैं। सियासी एतबार से भी बात होगी और जाहिर है फाइनेंस और इकोनॉमी के एतबार से तो डार साहब हैज़ एन अथॉरिटी ऑन द व्यू। तो इस हवाले से हम पहले बात करेंगे और फिर ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सियासी उमूर पर भी इसहाक डार साहब से हमारी गुफ्तगू रहेगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। इट्स बीन अ प्लेजर होस्टिंग यू अगेन। बताइएगा, एक तो अगर मुआशी एतबार से आपसे पहले हम लोग एक रहनुमाई हासिल करें सऊदी अरेबिया से, और जाहिर है सऊदी अरेबिया जैसा हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त, हमेशा से हमारी तवक्कुआत बहुत हाई हैं। अब जो हमें पैकेज मिला है, एक तो इसके क्या खदोखाल हैं और आपको क्या लगता है इससे हमें कितना संभाला मिलेगा हमारे खास तौर पर बैलेंस ऑफ पेमेंट के मैटर्स में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीय्यीन। आपको और आपके व्यूअर्स को सलाम भी और शुक्रिया भी और एडवांस ईद मुबारक भी। बात यह है कि जो हुकूमत ने अपनी जो मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन संभाली है इस वक्त PTI की हुकूमत से, वो इंतहाई मुश्किल कह लें या ब्लीक कह लें, वो है। क्योंकि जब हम 2013 में टेक ओवर किया था, स्टेट बैंक के पास $6 बिलियन थे, 4.6 बिलियन बड़ी जल्दी देने वाले थे और उस वक्त प्रेडिक्शन थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत के आएगी वो 6-7 महीने में डिफॉल्ट करेगी। दिस इज 2013। अब जब हमने छोड़ा तो जाहिर है कि डॉन और पनामा के जो ड्रामों के बावजूद जो स्टेट बैंक के रिजर्व थे वो करीबन $11 बिलियन थे और ये पीक किए हैं 2016 में, जब अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं शुरू हुई थी। उस वक्त ये 18 बिलियन स्टेट बैंक के रिजर्व थे। अभी जो PTI हुकूमत ने छोड़े हैं कमोबेश उतना ही अमाउंट छोड़ा है, करीबन $10.5 बिलियन के करीब जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं। लेकिन उसमें अनयूजुअल जो बात है वो ये है कि सऊदी अरेबिया के $3 अरब हैं, उसमें UAE और कतर के करीबन $3 अरब हैं और उसमें चाइना के स्पेशल डिपॉजिट्स हैं। ये ना सिर्फ ये अमाउंट यानी इस वक्त मौजूद है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो कि लाइबिलिटीज हैं, बल्कि ये स्टेट बैंक की बैलेंस शीट पे फर्स्ट टाइम दिखाया गया। वरना सब हमेशा ऐसा जब कोई पैसे होते थे तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपने एक्सटर्नल डेट में बुक किया करती थी ताकि ये वो नेशनल डेट में नंबर्स जाहिर हो। बहरहाल उनकी ये जो, तो इस वजह से आते ही जो टॉप प्रायोरिटी थी कि हमने, क्योंकि रियल जो कहते हैं नेट इंटरनेशनल रिजर्व वो हमारे इस वक्त बहुत वर्चुअली ना होने के बराबर है। तो इसलिए इस हुकूमत की फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि हम शोर अप करें
अपने फ्रेंडली कंट्रीज के साथ कुछ हम डेफर्ड पेमेंट ऑयल की उनसे बात करें, और जो अमाउंट है माजी में उसको मजीद बढ़ाया जाए, और जो डिपॉजिट है अगर वो शोर अप कर सकते हैं डिपॉजिट्स। इस वक्त हमारे जो साथी हैं वो रियाद में मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर का दौरा मुकम्मल हो चुका है। तो लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है पाकिस्तान के। आई मीन ये सैड स्टेट ऑफ अफेयर है, और इसको हमने हैंडल करना है, इसको हमने वापस नॉर्मल हालात की तरफ लेके जाना है कि जहां हमारे 3 महीने के जो है वो रिजर्व्स बिल्डअप हों, और उसके साथ साथ हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक हों। तो मैं समझता हूं कि ये प्रोसेस जो है ये इसमें जरा ज्यादा अगर पब्लिकली बहस न की जाए, क्योंकि इंटरनेशनल फिर पाकिस्तान जो है वो नेगेटिवली एक्सपोज होता है। जो पिछली हुकूमत का तो वतीरा था कि हर जगह पे जाके बात करते थे, जी इतना हमारा डेट हो गया है, इतना हमारी डेट और लायबिलिटी 30,000 अरब है वगैरह वगैरह। तो ये कोई मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपको मैनेज करनी अपनी अपने मुल्क की इकोनॉमी, और इंशाल्लाह मैनेज PMLN और जो हमारे इत्तेहादी जमातें हैं सारी इंशाल्लाह मैनेज करेंगे। ऑल्दो मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है पाकिस्तान की तारीख में, जो वर्स्ट परफॉर्मेंस थी वो याह्या खान हुकूमत की थी। आज अब सेफली कह सकते हैं जो वर्स्ट परफॉर्मेंस थी वो अब PTI की बन चुकी है, याह्या खान की हुकूमत भी पीछे रह चुकी है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि वो पाकिस्तान जो दुनिया में 18वीं मईशत बनने जा रहा था 2016 में, ग्लोबल प्रेडिक्शन प्राइस वाटर हाउस की कि पाकिस्तान जिस तरह तरक्की कर रहा है 6% हम GDP ग्रोथ पे चले गए, लोएस्ट हम इंटरेस्ट रेट पे ले आए पाकिस्तान को 5.25%, और फिर आखिरी साल में 6.25 करना पड़ा। इसी तरह जो फूड इन्फ्लेशन थी वो 2% थी, जनरल इन्फ्लेशन 4% थी। ये सारी चीज, स्टॉक मार्केट आपकी बेहतरीन थी अपना साउथ एशिया में, रुपया आपका मोस्ट स्टेबल था, आपके सारे इंडिकेटर्स बेस्ट थे साउथ एशिया में। वो हमने जो है इस वक्त वर्स्ट पोजीशन में 3.5 साल में हम अनफॉर्चुनेटली यानी जा चुके हैं। ये हमारे लिए इसको सारा काम रिवर्स करना बहुत जरूरी है, और जो 18वीं मईशत बनने जा रहा था पाकिस्तान उस तरक्की के दौर में, अब वो 54th मईशत दुनिया की प्रोजेक्ट हो रहा है 3.5 साल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे। इसहाक डार साहब, ये भी इजाफी तौर पे फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या पैरामीटर्स हैं जिनकी बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि आपने वर्स्ट एवर इकोनॉमी इनहेरिट की है गुज़िश्ता हुकूमत से? क्योंकि यही इल्जाम वो लोग भी कहते थे कि नहीं, हमने तो बहुत बुरी इकोनॉमी इनहेरिट की है, करंट अकाउंट डेफिसिट बलून हो रहा था, और आर्टिफिशियली हमने अपने रुपए को मुस्तहकम रखा था, वगैरह वगैरह। इस तरह की उनकी एक लेंदी किस्म की, आपको पता है, वो एक बात करते हैं। लेकिन आप बिल्कुल एग्जैक्ट, बल्कि उससे ज्यादा आपने एक संगीन इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि उससे बहुत बदतरीन रादर आपने कहा है, आपने फरमाया है कि पाकिस्तानी तारीख की मईशत आपने इनहेरिट की। ऑन व्हाट पैरामीटर्स, और आप बेसिक गलतियां क्या समझते हैं या फॉल्ट लाइंस क्या हैं जिनकी बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं? मैं अर्ज करता हूं, एक तो ये है कि अगर आप किसी भी प्रोफेशनल टीम से को दे दें कि पाकिस्तान की तारीख में जितनी हुकूमतें आई हैं आज तक, उन्होंने इनहेरिट की इकोनॉमी, तो उसको एक कंपैरेटिव चार्ट बना के आपको दे दें, आपको पता चल जाएगा कि जो बेहतरीन कंपैरेटिव टर्म में बेहतरीन कह रहा हूं किसी को इकोनॉमी मिली तो PTI हुकूमत को मिली। ये पॉलिटिकल स्लोगन था इनका कि जी हर चीज पिछली हुकूमत ये खराब। हाँ, करंट अकाउंट डेफिसिट था, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट के पीछे एक पूरी रैशनल था कि क्यों था वो। आपके हमारी गवर्नमेंट के पहले 3 साल में ऑन एवरेज करंट अकाउंट डेफिसिट $4 बिलियन था। हमारे चौथे और 5वें साल में प्रोजेक्टेड था कि ये 12 से 13 बिलियन होगा। क्या आपने 18 घंटे की लोड शेडिंग पाकिस्तान में खत्म नहीं करनी थी? क्या आपने अपनी सिक्योरिटी रिलेटेड को अर्जेंट जो रिक्वायरमेंट थी फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड वो आपने पूरी नहीं करनी थी? तो ये हमारे लिए कोई ये नहीं अजूबा नहीं था, हमें पता था 12-13। हाँ, आखिरी साल में कुछ अनयूजुअल जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई और मियां नवाज शरीफ और मैंने छोड़ दिया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर छोड़ दी, मैंने 3 महीने में फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ी, उसके बाद जरूर उसमें एक स्पाइक आया कि 13 बिलियन 12-13 की बजाय वो 19 बिलियन पे चली गई, क्रॉस कर गई। तो वो कोई बहुत ज्यादा अनयूजुअल नहीं था, मैनेजेबल था, और वो एक टेम्पररी फेज थी। हमारे 18 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हो गई, हमारी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, ये तो वन ऑफ करनी पड़ती है, अनलेस कि हमने ये फैसला करते हमने स्टोन एज में रहना है, हमने 18 घंटे की लोड शेडिंग की हमने बर्दाश्त करनी है। और तो वो जो चीजें थी वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक आइटम्स थी जो कि अगर टेपर ऑफ होनी थी, ये होते या ना होते। तो बात ये है कि सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट जो सिर्फ उसको इन्होंने जस्ट मैसिव तरीके का स्लॉटर किया और कंट्रोल किया इतनी यानी इनकॉम्पिटेंट तरीके से, तो आपने देखा कि इनके दूसरे साल में करंट अकाउंट डेफिसिट तो यानी खत्म हो गया, लेकिन इकोनॉमी किधर चली गई, एट व्हाट कॉस्ट? आप
1952 के बाद पहली दफा कौमी मजमूई पैदावार जीडीपी जिसे कहते हैं वो $51 बिलियन से कम हो गई, लॉस हो गया उसमें। व्हाट अ बिग लॉस। आपने उस जो जीडी ऑब्वियसली आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो आपकी अगर मशीनरी आ रही है, आपकी इक्विपमेंट आ रही है, आपकी सिक्योरिटी रिलेटेड पेमेंट्स हो रही हैं, तो यू आर गेटिंग वैल्यू फॉर दैट, और उसको आपने मैनेज करना है अपने अपने इकोनॉमी को। हम कर रहे थे, और अगर ये सारा जो कुछ ड्रामा हुआ और जो कुछ फिर इलेक्शन चोरी हुआ 2018 का ना होता तो वी वुड हैव मैनेज्ड। पाकिस्तान को 18वीं दुनिया की मैशत प्रोजेक्ट किया जा चुका था। लेकिन अब बीच में मूव फॉरवर्ड, आपने फरमाया कि क्या फॉल्ट लाइंस, क्या हुआ ये कि इनकी कोई तैयारी नहीं थी। कभी ये कहते थे हम IMF जाएंगे, कभी कहते थे नहीं जाएंगे। हमने 5 जून 2013 में हुकूमत संभाली, हमने 12 जून को बजट दे दिया, हमने 4 जुलाई 2013 को हमने IMF से प्रोग्राम तय कर लिया। यू शुड हैव क्लैरिटी। जो भी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपको तो पता था कि आपको यानी इलेक्शन जितवा के लाना है, तो फिर आप तैयारी तो करते ना। 200 लोग बाहर बैठे होते आने के लिए, पोस्टर बॉय रेडी था, तो ये फैसला नहीं कर सके कि खुदकुशी करनी है कि IMF में जाना है। आपके सामने है। नंबर 2, इनको कुछ तैयारी के अलावा इनकॉम्पिटेंस, और आपने देखा कि रुपए को इन्होंने बिल्कुल खुला छोड़ दिया। दैट इज दिस की यानी जो है ना जी, उसकी वजह मेन वो है इन्होंने रुपए को खुला छोड़ दिया। उसके बाद उसकी महंगाई का तूफान आया, क्योंकि ये इन्होंने खुद बयान दिया, असद उमर साहब ने। उन्होंने कहा कि जी हम तो IMF जाने से पहले ही हमने रुपए को खुला छोड़ दिया, उनकी डिमांड है। हम उसके महंगाई की वजह से हमने इंटरेस्ट रेट को खुला छोड़ दिया। 13.25% पे इंटरेस्ट रेट चला गया था कोविड से पहले, आपको याद होगा। बिल्कुल राइट। वो आपकी इकोनॉमी आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव में चली गई। यानी आपने अपनी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने अपनी GDP का बेड़ा गर्क कर दिया। लुक एट व्हाट अ बिग कॉस्ट। और उसके बाद आज भी जहां हमने GDP छोड़ी थी डॉलर टर्म्स में, अभी भी ये वहां नहीं पहुंच सके, जाने तक भी 3.5 साल में। तो ये जो रुपए की इन्होंने बेकदरी की, और जिस वजह से आपका 55 रुपए का जो चीनी है वो 110 पे चली गई, महंगाई की वजह से 135 रुपए का जो आटा था वो 80 रुपए पे चला गया, 150 का घी 450 पे चला गया, अद्वियात में करीबन 3-3.5% इजाफा हो गया। बिजली जो गरीब तरीन लाइफ लाइन कंज्यूमर है उनके 2 रुपए का यूनिट 8 रुपए, जो नॉर्मल कंज्यूमर है 8 रुपए का यूनिट 30 रुपए पे कर दिया। दे हैव एक्चुअली बर्डन अवाम को। इन्होंने 6 से 7 हजार अरब रुपए के एक्स्ट्रा उन्हीं चीजों के जो उनकी सप्लाई थी, उन्हीं चीजों के 6 से 7 हजार अरब उनको ज्यादा देना पड़ा सालाना। तो माफिया जिनके अंदर थे उसको ये उनके खिलाफ ही एक्शन नहीं ले सके। हम तो जरा सी कीमत होती थी इरेटिक, हम फौरी उसके एंटी मेजर्स लेते थे, हम ड्यूटीज को रिकंसिडर करते थे, हम इंपोर्ट को करते थे। कई दफा आपने देखा कि कभी आलू की प्रॉब्लम हो गई, कभी कोई चीज हो गई, तो ये चीजें आपको करनी पड़ती है। ये आपकी जिम्मेदारी है आवाम के लिए। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने जो बिल्कुल यानी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। फिर आपने देखा कि करीबन 1 साल पहले इन्होंने फिर रुपए को कंट्रोल करने की कोशिश की, और ये 180 के करीब था और ये 152 पे लेके आए। अब ये कहते हैं जी आर्टिफिशियल, देयर इज नो आर्टिफिशियलिटी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। कोई एक हफ्ता हो सकती है। जी ये थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप डार साहब। ये बिल्कुल मैं आपसे यही अर्ज करने लगी थी कि जी प्लीज गो अहेड। ये 1 महीना हो सकती है, ये 4 साल नहीं हो सकती। 12 दिसंबर 2017 को अभी आप गूगल करें कि ब्लूमबर्ग ने क्या कहा था पाकिस्तान के बारे में। मैंने एंड नवंबर में छोड़ा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रुपी हैज बीन मोस्ट स्टेबल करेंसी इन साउथ एशिया सिंस 2014 टिल रीसेंट स्लाइड। अभी शुरू हुआ था 2-3 रुपए स्लाइड। तो मैं ये कर रहा हूं कि ये आपने देखें, हमारे पास तो यानी बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रिजर्व नहीं है कि हमारा अपना फेडरल रिजर्व की तरह मार्केट में जाएंगे, या बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरह जाएंगे, या सेंट्रल बैंक यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरह जाएंगे और उसने जो एक बैंड रखा हुआ है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, वो अपना ये खरीदेंगे या बेचेंगे। हमारे पास तो लग्जरी नहीं है। हाँ, हमने इंटर बैंक में, बाय द वे, कोई इंटरवेंशन हमारे जमाने में मार्केट में नहीं हुई, बल्कि इंटर बैंक में हुई। नंबर 1। नंबर 2, तो क्या इनसे पूछे कि इन्होंने इंटरवेंशन वो नहीं की? इन्होंने भी की। 152 में कैसे लाएगी? तो मैं तो इनको बार बार कहता रहा हूं कि झूठ के पाँव नहीं होते ना जी। ये आसान है कि आप स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते जाएं, और ये बड़े उस पर बिलीवर है कि जी झूठ इतना बोल लो कि लोग सच समझना शुरू कर दे, परसेप्शन बना दे। यानी योर व्यू सर कि आपने कभी भी ओपन मार्केट में कोई इंटरवेंशन आपकी तरफ से नहीं हुई थी, और ये बिल्कुल सरासर आप ऐसे कह रहे हैं ये सियासी इल्जाम था। मैं बिल्कुल मैं अर्ज करता हूं ना जी, तो आप हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और आप देखें जब इनकी 3.5 साल हुकूमत थी, और मैं बार बार कहता रहा कि जी आप सारे फिगर्स अवाम को दें,
आप इतना बड़ा एलिगेशन लगाया कि जी इसहाक डार 2 बिलियन में महीने का खर्च करता था और वो उससे उसने इसको आर्टिफिशियल रखा हुआ था। और भाई आप 43 महीने गवर्नमेंट में रहे हैं, अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपके तो 86 बिलियन वो बच जाने चाहिए थे, 86 बिलियन डॉलर, 86 अरब डॉलर। यानी ये इतना बड़ा झूठ था। और मैं बार बार कहता रहा जी मेरे भी नंबर दे, अपने भी दे। हमने इंटर बैंक में करीबन 6 बिलियन नेट, यानी जो कभी इंटरवेंशन की हो उसमें डाले हो या उसमें जो सरप्लस हो उठाए हो, नेट 6 बिलियन से जहां तक मुझे याद है उससे कम है। 5 साल में 6 बिलियन का मतलब आप फ्री डॉलर नहीं दे रहे, उसका फर्क 1 रुपए का होता है बाइंग सेलिंग। वो स्टेट बैंक को रुपए मिल रहे हैं, उसका मतलब है कि 6 अरब रुपए में अगर आपने पाकिस्तान की महंगाई को काबू रखा, 40 साल की कम तरीन महंगाई पे ले आए, आपके खाने पीने की अशिया की कीमत आप 2% महंगाई पे ले आए, अब लोएस्ट इंटरेस्ट रेट ले आए, तो व्हाट एल्स यू वांट? ये क्या कीमत? इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो इसको खुला छोड़ा, 4000 अरब पाकिस्तान का 1 रुपया लिए बगैर एक्सटर्नल डेट में इजाफा हो चुका है रुपयों में, जिसका मतलब 20 बिलियन डॉलर का नुकसान। और उसकी वजह क्या है? मेरे बैनुल अक़वामी इदारों से भी इख्तिलाफ है, हमेशा रहा है, 98-99 में भी रहा था, मेरा 2013 में भी। मैंने कहा डोंट टेल मी कि रुपए की कदर क्या होगी, कौन सा फॉर्मूला तुम्हारे पास? ये सारा ऐसे बना हुआ है मिथ, रियल एक्सचेंज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। व्हाट इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट? भाई हमने मार्केट फरवरी 99 में जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, हम इसको लेके पैक होता था, फिक्स होता था, हम मार्केट मैकेनिज्म पे लेके गए, तो हमें ना को बताए कि जी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है। बात यह है कि आपने अपने मुल्क की इकोनॉमी को संभालना है, आपने डिक्टेशन नहीं लेनी, आपने अपनी आवाम का देखना है। आज अगर उन्होंने ये ना किया होता तो आज ये कीमतें दुगनी तिगनी ना होती। जो लोग चीखे मारे इस वजह बिलक रहे हैं लोग कि उनको आटा, चीनी, दालें, घी, चावल, हर चीज की कीमत दुगनी है तिगनी है, तो कांट अफोर्ड इट। राइट ट्रू। अच्छा इसहाक डार साहब, ये तो आपने महंगाई का जो फैक्टर, और जाहिर है अगला सवाल भी इसी से जो आवाम के दिलों के खासा करीब है इस वक्त, और वो भी महंगाई को ही देखते हुए, कि उसी IMF के साथ अब आपकी जो हुकूमत है, वो अभी हाल ही में मिफ्ता इस्माइल साहब उसको लीड कर रहे थे, वॉशिंगटन DC गए आप लोग, वहां से भी हमने कुछ स्टेटमेंट्स वहां से हमें मिली जहां पर उन्होंने कहा कि सब्सिडीज तो नागुजीर हैं, पेट्रोलियम पे तो हटाना पड़ेंगी। आपको पता है इसका एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, और यह आपका एक सब्जेक्ट है कि उसका एक डायरेक्ट असर इन्फ्लेशन पे आता है। क्या आपकी हुकूमत भी IMF के कहने पर पेट्रोलियम की सब्सिडीज को विड्रॉ करेगी? नंबर 1, अभी तक आपने नहीं किया है और आपने पेट्रोल कीमतों को अनचेंज रखा है, इस पे थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा। हमने इन द पास्ट शाहिद खाकान साहब की एक स्टेटमेंट सुनी थी, जब उस वक्त PTI हुकूमत ने इसको कहा था कि बजट तक अनचेंज रहेंगी, तो शाहिद खाकान साहब ने कहा था कि ये तो इन्होंने सुरंगें खोद दी हैं आने वाली हमारी हुकूमत के लिए। तो ये बताइएगा इसमें ये डिलेमा क्या है, और अगर है या नहीं है? देखिए मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये बात सही है कि जो इन्होंने किया वो एक पॉलिटिकल मूव थी जाने से पहले, और इन्होंने, आपको याद होगा, 10 रुपए की पेट्रोल और डीजल वगैरह में कमी की, 5 रुपए की बिजली की यूनिट में पर यूनिट कमी की थी, अगर आपको याद। जी बिल्कुल। अच्छा, अब उसके बाद इंटरनेशनल प्राइस भी ऊपर जा रही थी। अभी हमें अभी होलिस्टिक तरीके से देखना है कि आवाम कितने बोझ में और क्या अफोर्ड कर सकती है। आपने कोविड में देखा कि जी क्या आउट ऑफ द वे जाके हुकूमतों ने बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर क्या क्या अपनी आवाम के लिए क्या, यहां तक किया कि लोगों को कहा कि आप अपने जो आपके एम्प्लॉइज की सैलरीज है हम आपको देंगे एक हिस्सा, 1/3 1/2, जो अपने मुल्क अफोर्ड कर सकते थे। पाकिस्तान की आवाम के ऊपर कोविड से कम ये तकलीफ या मुश्किल नहीं है जो जिस पे हम उनको ला के खड़ा कर दिया, महंगाई के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से। अब हमें व्हाट नेक्स्ट? ऑब्वियसली क्वेश्चन जो आपका वो बड़ा सीधा है कि जी हमारी क्या सोच है, मेरी जाती क्या सोच है। ऑब्वियसली पार्टी के अंदर बड़ा मशवरे देता है और प्रपोज करता है, फिर उसकी लीडरशिप देखती है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अपना वीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक कदम लिया कि जो ये प्रपोजल थी कि जी ईद से पहले ये आप फौरी सब्सिडी को खत्म करके और कोई 21 रुपए पेट्रोल पे और कोई इसी तरह 25-30 रुपए डीजल में बढ़ाएं, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पब्लिक हो चुकी है। नाउ द नेक्स्ट मूव, ऑब्वियसली जितना इस वक्त बजट खसारा, यानी आपका नेट रिजल्ट क्या है? आपका यह है कि आपका मुल्क में जो आपकी इनकम है और आपके आमदनी के वसाइल हैं, उसका जो डिफरेंस है वो बजट डेफिसिट है, वो आप कर्जा लेके पूरा करते हैं। करेक्ट। मुस्लिम पीपल्स पार्टी ने 10 साल में 18,000 अरब के बजट खसारा और डिवैल्यूएशन की वजह से कर्जों में इजाफा किया 10 साल में। ये हुकूमत जो गई है, जो 10,000 अरब कम करने आई थी कर्जों में, पब्लिक को वादा करके आई थी अगर हमें इलेक्ट करेंगे 10,000 अरब हम कम करेंगे, वो जाने
3.5 साल में 18,000 अरब कर्जा में इजाफा कर चुकी है। ये आई होप यू नो दिस थिंग कि जो प्योर डेट है जो कि पे स्टेट करती है वो 25,000 अरब से जरा कम था, 24,980 बिलियन, 25,000 कर रहे राउंड ऑफ करके, वो ये 43,000 पे छोड़ के गए। 18,000 यानी 10 साल की इंक्रीज और 3.5 साल की इंक्रीज एक जैसी। और डार साहब प्लीज ये भी साथ ऐड कर दें कि जो ये कहते हैं हमने रिटायर किया है डेट, हमने रिटायर भी किया है काफी, इससे ज्यादा हमने रिटायर कर दिया। मैं अर्ज करता हूं, ये इतना सिंपल मैथमेटिक्स है, ये बेवकूफ बनाते हैं, हर चीज पे इनको बेवकूफ बनाना इनकी आदत है। देखिए, जो हर हुकूमत पिछली हुकूमतों कर्जे रिटायर करती है, हमने मुशर्रफ साहब के जमाने की भी हुकूमत के कर्जे रिटायर किए, मुशर्रफ के जमाने के भी हमने बॉन्ड $500 मिलियन का पे किया, पीपल्स पार्टी के जमाने में चाइना का $500 मिलियन का एक डिपॉजिट था, 500 मिलियन के, जैसे स्टेट बैंक को यानी टेम्पररी लोन जैसे सऊदीया ने दिया वो वापस किया। जब आप कर्जा रिटायर करते हैं तो या तो आपके कर्जे का हुजम कम हो तो फिर वो रियल रिटायरमेंट है। अगर आपने यानी एक लेंडर है, आपने लेट से हबीब बैंक से एक 10 लाख रुपया लिया हो और आपने वो कर्जा रिटायर किया है यूनाइटेड बैंक से लेके 10 लाख, तो वो रिटायरमेंट तो नहीं है ना, आपने एक को वापस किया, आपने दूसरा जो है वो नया कर्जा उतना खड़ा है। तो अगर आपके कर्जों का हुजम जो है बड़ा सिंपल है कि जिस वक्त कोई हुकूमत आएगी उस दिन जो भी उसका कर्जा आउटस्टैंडिंग मुल्क का होगा, जो कि इनके जमाने में 25,000 अरब था, और लाइबिलिटीज अदायगी है जो कि हुकूमत नहीं देती, वो इनको शौक था पाकिस्तान को बदनाम करने का, और पिछली हुकूमत को ये कहते हैं 30,000 अरब, वो 30,000 अरब जो है वो जब छोड़ के गए हैं कर्जे और अदायगियां, वो 52,000 बिलियन है, 52,000, उसमें 18 नहीं उसमें 22,000 अरब का इजाफा करके गए हैं। तो दे आर कॉट बोथ वेज नेगेटिवली। अच्छा, कर्जे का देखने का आसान तरीका है, जब ये आए थे 25,000 अरब था, जब ये गए हैं तो कर्जा जो है 43,000 अरब था। इन्होंने जो कहते हैं कर्जे वापस किए, चाहे वो डोमेस्टिक हो या एक्सटर्नल हो, भाई आपने वो यानी वो भी उधार लेके किए और आपने उसके अलावा 18,000 अरब भी लिए। आई होप मैं मैथमेटिक्स आपको आसान समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सिंपली ये है कि अगर कर्जे वापस किए हैं तो अगर आपने नए लेके किए हैं तो कर्जे वापस तो यानी नहीं हुए ना। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, हाँ, जहां से आए उतने ही आपने वापस कर दिए। तो क्या कोई डिफरेंट मैकेनिज्म पहले अडेप्ट किया जाता था? नहीं, ये हमेशा से रहा है कि हर हुकूमत पिछले हुकूमत कर्जे देती है, कर्जों को ये इनका एक पॉलिटिकल, ये भी एक पॉलिटिकल गिमिक थी कि जी हम पिछली हुकूमत के कर्जे, ओ भाई हमने भी पिछली हुकूमत के कर्जे वापस किए हैं। आपने तो देखना है कि जब आप आए थे तो कितना कर्जा था पाकिस्तान का, जब आप गए हैं तो कितना कर्जा है। ये कहते हैं जी हमने 30,000 अरब पिछले हुकूमतों का कर्जा वापस किया है, तो इसका मतलब है इन्होंने 48,000 अरब यानी ज्यादा नए कर्जे लिए। मैं मिसाल दे रहा हूँ, 30,000 तो पुराना जो था कर्जा वो वापस करिए, 30,000 तो उधर स्टॉक में रह गया, 18,000 का रियल इजाफा हो गया। तो बात वो कर्जा आपने ओपनिंग और क्लोजिंग लेनी है, उसमें इन्होंने जो बजट डेफिसिट्स है वो और जो आपकी डिवैल्यूएशन की वजह से जो मैंने अभी आपको गिनवाया, जो आपको वो नुकसान है, ये दो अमाउंट जो जमा कर ले तो आपके कर्जे में वो इजाफा होता है जो ये करके गए हैं 18,000 अरब का 3.5 साल में। तो ये कोई यानी ऐसी कोई चीज नहीं है जो इन्होंने कोई ऐसी कोई किया होगा जो दूसरी हुकूमतें नहीं करती। असल में नेट देखने वाला है कि जब आए थे कर्जा कितना था, जब गए कर्जा कितना है, उसमें आती है इन एंड आउटफ्लो इमटेरियल है। जो पेट्रोलियम सब्सिडी के ऊपर आपका ये ख्याल? सॉरी, मैं उस पे आता हूँ, आपने चूंकि 2 सवाल मिक्स कर दिए थे। जी, प्लीज। सब्सिडी की मैं समझता हूँ कि इन्होंने यानी हमारा मुल्क 2-2.5 हजार अरब के बजट डेफिसिट पे चलता था, हमारा आमदनी और अखराजात का इतना फर्क होता। इन्होंने हमें ये अवाम को कौम को वादा किया था, और आप अपने स्टूडियो में लाइब्रेरी में देख लें, आपको सब मिल जाएगी इनकी स्टेटमेंट्स। इन्होंने कहा था जी कि मुस्लिम लीग नून और मेरा कहते थे इसहाक, इसने 5 साल में पाकिस्तान के टैक्स कलेक्शन डबल किए। अगर आपको याद हो, मैं 1 साल में करूंगा, आपको याद है? बिल्कुल, तो हमने 2,000 अरब से उठाया था, 4,000 अरब हम ले गए थे। ये कहते मैं 1 साल में 8,000 अरब करूंगा। आपको मैं ये शेयर कर सकता हूं कि ये चौथा साल अब खत्म होने को है, और ये अभी करीबन 6,500-6,500 हजार के करीब पहुंचेंगे 4 साल के बाद। इनकी रेवेन्यू ये बढ़ा नहीं सके। अखराजात में इन्होंने कहा था कि मैं साइकिल पे आऊंगा, जो कि 1 अरब सिर्फ हेलीकॉप्टर पे खर्च हो गए इनको लाने ले जाने में। अनफॉर्चुनेटली जो चंद लाख का खर्चा होना था 4 साल में, बनी गाना से इस्लामाबाद ऑफिसर एंड वापस, वो इन्होंने अखराजात पे ये काबू नहीं कर सके। इन्होंने कहा था कि ऑस्टेरिटी ड्राइव होगी, 35% पिछले साल के फिस्कल ईयर में इनके अखराजात ज्यादा थे। उसके नतीजे में इन्होंने उधार लेके, अब बजट डेफिसिट जैसे कहते हैं, लेके मुल्क चलाया।
और वो अनप्रेसिडेंटेड है। 2-2.5 अरब में ये मुल्क फर्क होता था आमदनी और अखराजात का, जो कि ये जो अभी साल जा रहा है 6,000 अरब एक्सपेक्टेड है। 6,000 अरब जो है ये हमारी हुकूमतों में 3-3 साल, रफली 2.5-3 साल में इतना बजट डेफिसिट होता है, जो ये 1 साल में होने जा रहा है। तो ये तो बड़ी टोटल इनडिसिप्लिन, टोटल को परवाह नहीं है, जैसे कहते हैं ना जी कोई मसला नहीं है, देखा जाएगा जो होगा। ये वो मौज मेला करने आए थे, वो मौज मेला करके चले गए, आवाम को और कौम का बेड़ा गर्क करके चले गए, मीशत को तबाह करके चले गए। कोविड से पहले मीशत ग्राउंड हो चुकी थी। मैं हमेशा कहता था कि कोविड का तो इनको एक्सक्यूज मिल गया, कोविड इनके ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है। $4.25 अरब के ये कर्जों की किस्तें इनको नहीं पे करनी पड़ी, वो डेफर हो गई। $3.25 अरब इनको कोविड के नाम पर मुख्तलिफ अदारों से, बैनुल अक़वामी अदारों से एडिशनल लोन्स मिल गए। $6.5 अरब तो यही है। तो यानी पेट्रोलियम सब्सिडी विड्रॉ करनी पड़ेगी सर? सॉरी, नहीं मेरी जाती राय, कीप डाइवर्टिंग। मेरा वोट होगा कि इसको हमें कौम के ऊपर बोझ नहीं डालना। अगर 6,000 अरब वेरी फेयर जी इस साल में बजट डेफिसिट होने जा रहा है, तो ये जो 80 अरब का सब्सिडी जो दी गई है अप्रैल में, जो वो ये करके चले गए थे, और जो 100 अरब मई में होगा, ये 100 अरब जून में होगा, हुकूमत को चाहिए कि इसके हल निकाले और ये बोझ अवाम पे मत डाले। अवाम इतनी पिसी हुई है महंगाई में कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा वोट जो होगा, और मियां नवाज शरीफ उसको इंशाल्लाह कॉन्कर कर दें। आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी उसी स्पिरिट के साथ जाने से पहले इसको कोई यानी सब्सिडी विड्रॉ नहीं की, और उन्होंने कीमतों को चेंज नहीं किया। ये कीमतें चेंज नहीं होनी चाहिए। मैं आई एम टॉकिंग एज ए पाकिस्तानी। वेरी फेयर, वेरी फेयर। जाहिर है ये इसाकदार साहब, ये जी उसकी वजह ये है, देखिए बीबी, इतना कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल दुरुस्त, टोटली विद यू आप, बिल्कुल मैं एंडोर्स कर रहे हैं, आपको तमाम अवाम इसके ऊपर एंडोर्स कर रहे हैं, और आपका हम इसका हल ढूंढें भी। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी इसका हल ढूंढे, और हल ढूंढा जा सकता है। मैं यानी एज फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा हूं कि इसका हल ढूंढा जा सकता है। इन हालात में हम अवाम के ऊपर मजीद बोझ नहीं डाल सकते, ना ही डालना चाहिए। सर क्या इसका हल IMF से कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स नेगोशिएशंस करके होगा? क्योंकि एक तो पहलू वो है जो आप फरमा रहे हैं, दूसरा जो मेरा अर्ज है, क्योंकि इसकी फ्लिप साइड ये है कि IMF ने अभी भी कंडीशन किया है कि अगर वो एक्सटेंड करते हैं ये पैकेज आपके लिए, तो वो इस चीज से मशरूत होगा कि आप विड्रॉ करें सब्सिडीज। तो क्या IMF के साथ आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़ेगी। हमारी टीम को मजबूत होना पड़ेगा। IMF को, दुनिया को हमें को भीख नहीं देता। वी आर मेंबर ऑफ IMF। मैं हमेशा, मेरा ये अप्रोच रही है। मैंने पोस्ट सैंक्शन, जब पाकिस्तान में एटमी धमाकों की वजह से पाबंदियां लगी थी, और 6 नवंबर 98 को जब मुझे फाइनेंस मिला था, ये जब 2013 में मैंने नया प्रोग्राम किया, मैंने उनको कहा इट इज नन ऑफ योर बिजनेस कि हमारा रुपया किधर होगा, मुझे बताओ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। उसने कहा जी आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, आपके रिजर्व बढ़ेंगे। मैंने कहा लेट्स एग्री कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टारगेट एग्री कर लेते हैं। अगर मैं अचीव नहीं कर सका तो हम देखेंगे फिर। तो हमने किए अचीव, हमने ओवर अचीव किए। तो बात यह कि मुझे ये ना को बताए IMF हो या कोई भी हो कि मैंने अपना रुपया किधर रखना है, मैंने अपना इंटरेस्ट रेट किधर करना है, मैं अपनी महंगाई का जो तूफान है अपने अवाम पे मैंने जरूर डालना है। तो हमें IMF के पास बोर्ड तरीके से बात करनी होगी। I2I को हमें कोई भीख नहीं देते। वी आर मेंबर ऑफ IMF, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के हम मेंबर हैं। हमें ग्रेस, डिग्निटी पाकिस्तानी होने के नाते उस तरह हमारी टीम को उनसे बात करनी पड़ेगी। हम करवाएंगे इंशाल्लाह, इसी तरह करवाएंगे। ये तो बहुत एक बड़ी स्टेटमेंट है, और इंशाल्लाह कि अल्लाह करे कि ये ऐसे ही हो, क्योंकि ये अवाम के हक में है। और डार साहब, इसी के साथ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी को हम को रिलेट करते हैं, जब ये बिल आया था, तरमीमी बिल, तो बड़ा क्लियर हमें याद है कि देन ऑपोजिशन एंड नाउ गवर्नमेंट इसके ऊपर खासी कड़ी तनकीद करते थे कि ये हमने एक तरह से अपनी सॉवरेंटी गिरवी रख दी है IMF के पास। अब आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मिफ्ता साहब की जो स्टेटमेंट्स हमने वहां वॉशिंगटन DC में सुनी थी, वो इंडिकेट कर रही थी कि गालिबन इसकी कंटिन्यूटी हम आगे भी देखेंगे इसी बिल की, और इसको रिवर्स नहीं किया जाएगा। मैं एज ए पाकिस्तानी उसके ऊपर मैं वीलॉग्स कर चुका हूं। मैं एज ए पाकिस्तानी उसके ऊपर, और मुस्लिम लीग नून का वर्कर होने की हैसियत से मैं उसके ऊपर आर्टिकल लिख चुका हूं, जो कि फ्राइडे टाइम्स और कई जो है अपना जो न्यूज़पेपर्स में छप चुका है। इनमें कुछ ऐसी चीजें हो चुकी हैं जो कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, और मैं समझता हूं कि वो नहीं होनी चाहिए थी। नंबर 1 कि आपका किसी भी मुल्क की जो टॉप प्रायोरिटी है वो GDP ग्रोथ है। दैट शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी नंबर 1 सेंट्रल बैंक की। वही आपकी
कौमी मजमूई पैदावार बढ़ेगी तो वही आपकी पर फी का आमदनी बढ़ेगी, उसी से आपके मईशत का पहिया चलेगा, उसी से आपकी गुर्बत कम होगी, उसी से लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जीडीपी ग्रोथ शुड बी प्रायोरिटी नंबर 1। जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उससे जीडीपी ग्रोथ हैज नॉट बीन एनी मोर प्रायोरिटी नंबर 1। मेरा सीरियस ऑब्जेक्शन है। आई विल एंगेज, अगर मुझे का पूछा जाए, और मैं बिल्कुल बता चुका हूं, और मैं पार्टी के अंदर भी अपनी मैं भी राय देता हूं जैसे दूसरे देते हैं, हमें इसको रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। आपने दूसरी बात ये कही कि जी पाकिस्तान जो है हुकूमत पाकिस्तान वो स्टेट बैंक से कोई पैसा कभी भी उठा नहीं सकती। वाई? ये मेरा बैंक है, ये पाकिस्तान का बैंक है, ये कौम का बैंक है, और मैं अपनी मैनेजमेंट कर रहा हूं। हमारी हुकूमत 20, 13, 18 में हम हर क्वार्टर हम जीरो करते थे। अगर मैं इतनी मैनेजमेंट नहीं कर सकता कि जी एज ए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अवाम का नुमाइंदा होने से, तो फिर मेरा मतलब फिर तो ये हमारा बैंक नहीं है, फिर तो किसी और का बैंक हो गया ना, सेंट्रल बैंक। आपने अपने हाथों से वो मुल्क जो 1500 अरब से कम जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट के चलता था, आज 3200 अरब पे पहुंच चुका है। आपका वो ट्रेडी बिल जो 5.25% ये 6% पे बिकते थे, आज ये परसों तरसों जो ऑक्शन हुआ है 15% पे चला गया। इसका कौन जिम्मेदार है? 1600-1700 अरब जो पाकिस्तान की अवाम की जेब से निकल के टैक्सों की सूरत में जो नाली में फेंके जा रहे हैं। आई डिसएग्री। वी हैव टू टेक बोल्ड डिसीजंस। ये नहीं चलेगा, हमें इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते एज ए पाकिस्तानी। तो बात यह है जी कि हम बात करेंगे और इंशाअल्लाह उनसे कोई लड़ने वाली बात नहीं है। मेरे ऊपर मुआशी पाबंदियों के बाद फाइनेंस मिनिस्टर मुझे 8 डिवैल्यूएशन की, मैंने नहीं माना। आई नेवर एक्सेप्टेड। मुझे 2015 में एक दफा 8 की डिवैल्यूएशन की, मैंने कहा इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। भाई मेरी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, मेरी हर चीज ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है? सो बात यह है जी कि आपको यू शुड नो हाउ टू टॉक, हाउ टू नेगोशिएट। ये भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो आपने स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से दिया है। अच्छा, इसका भी एक और दूसरा पहलू अगर मुख्तसरन आप फरमा दें डार साहब, फिर सियासी बातों पे भी आते हैं। दूसरा पहलू सर इसका ये कि ये भी तो कहते हैं ना कि अगर गवर्नमेंट ने पैसे बोरो किए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, तो कमर्शियल बैंक्स के लिए क्रेडिट फिर लिमिट हो जाता है, फिर इसलिए आपका प्राइवेट सेक्टर लिमिट हो जाता है कॉन्सिक्वेंटली। नहीं, मेरी बात सुने जी कि हम एवरी क्वार्टर जो है उसको जीरो करते थे। ये अपनी आपकी टाइम मैनेजमेंट है। right. अगर आज लेट्स से कि आपने लेट्स से क्वार्टर फॉर एग्जांपल अभी जो चल रहा है ये चल रहा है अभी हमारा क्वार्टर जो है ना अप्रैल टू जून। अब मैंने अगर मुझे 600 बिलियन की जरूरत है और मैं देख रहा हूँ मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट आसमान पे पहुंचे हुए हैं, तो मैं स्टेट बैंक से अगर बोरो करता हूँ पॉलिसी रेट के ऊपर फॉर एग्जांपल मई में और जून में, मैं अपने टाइमिंग के हिसाब से देखता हूँ कि मार्केट में लिक्विडिटी कब है, मैं उस वक्त ट्रेडी बिल अपने फरोख्त करके कमर्शियल, यही नहीं कमर्शियल बैंकों को, और उनसे लेके मैं अपना वो रिटायर करता हूँ। जीरो किया करता थी अपनी क्वार्टर। ये हमारी IMF के साथ कंडीशन ऑलरेडी थी, हम जीरो करते थे हर क्वार्टर के एंड में अपनी फेडरल गवर्नमेंट की बोरोइंग। लेकिन ये मुझे ना बताया कि अब टच ही नहीं कर सकते। ये उसका नतीजा है। मैंने जब ये हुआ था, मैंने ये शोर मचाया था कि आपके कमर्शियल बैंकों की बोरिंग जो है उसका रेट ऊपर चला जाएगा। आज आपने देखा कि 3 दिन पहले जो ट्रेजरी बिल ऑक्शन हुआ उसका कट ऑफ यील्ड जो है तकरीबन 15% है। वेरी ट्रू। वो जो आप 5-6% दिया करते हैं, 15% देने आ गए नई गवर्नमेंट के तोहफे के नतीजे में और इन अमेंडमेंट्स के नतीजे में। और वो फिर स्टेट बैंक ने एक इंटरनेशनल सर्कुलर था, मैंने उसमें मैं ट्विटर पे भी हूं और मैं आर्टिकल भी लिखा है जी। वो था कि आप यानी जो गवर्नमेंट बोरिंग है वो सर्कुलर सॉवरेन बोरिंग पे नहीं था, इन्होंने एग्जम्पशन दी हुई थी, इंटरनेशनल सर्कुलर है। इन्होंने यानी इस साल 1 जनवरी से उसको भी लागू कर दिया। मीन कि जी बैंक आप देख लें कि आप लोग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो पैसा दे रहे हैं वो आपका उसमें कितना रिस्क है। एक्सक्यूज मी, व्हाट रिस्क? मैं डोमेस्टिक बोरिंग पे कैसे डिफॉल्ट करूंगा? मेरा सॉवरेन राइट है कि मैं अपने नोट प्रिंट कर सकूं एज ए कंट्री, एज ए हुकूमत। तो आप मुझे कैसे ये इस चक्कर में मुझे डाल दिया आपने। मैं उसी वक्त कहा था कि जब ये सर्कुलर इन्होंने 2-3 साल उसकी एग्जम्पशन रखी है, उसको विड्रॉ की एग्जम्पशन को, तो मैंने कहा था इसके नतीजे में भी इंटरेस्ट रेट ऊपर बैंक जाएंगे। तो बैंक जो है वो एक तरह से गवर्नमेंट यानी स्टेट बैंक से पैसे लेते हैं, यानी 12.25% आज है, और दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ट्रेजरी बिल 15%। दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ आवर ओन नॉनसेंसिकल पॉलिसीज। तो ये तो कहीं नहीं लिखा ना जी कि यानी ये तो दिस इज अनहर्ड ऑफ। पाकिस्तान ने कभी अपने डोमेस्टिक या एक्सटर्नल डेट पे डिफॉल्ट नहीं किया। प्लीज
वहां सिवाय 1971 में एक छोटी ट्रांजेक्शन डिफॉल्ट हुआ था एक दफा पूरी पाकिस्तान की तारीख में। आप उसको कह रहे हैं जी, बैंकों को आप कह रहे हैं कि इस सर्कल को हेल्प विद दिस बैन अवी सर्कुलर, इट शुड हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम सॉवरेन टैक्स। ओ, यानी आप कह रहे हैं कि ये तमाम वो अनड्यू कंडीशंस थी जो कि हमने मानी है और इनके साथ थोड़ा स्ट्रेट टॉक करने का वक्त है। ये एक सर्कुलर का विड्रॉल, दूसरा ये कि आप स्टेट बैंक से एक पैसा ले ही नहीं सकते, जब भी जरूरत है मार्केट में जाओ। वो मेरी मैनेजमेंट है भाई, मेरा मुल्क है, मेरा सेंट्रल बैंक है, आप कौन है? तो आपने ऐसी डिक्टेशन लेके बाहर से आपने मुक्त कर दिया है। आई एम श्योर कि ऐसी चीजें अनरीजनेबल हमारी जमाने में फ्लैग होती थी। ऑटोनॉमी में नोबडी डिसएग्रीज, बट ऑटोनॉमी डजंट मीन के यानी रियासत पाकिस्तान के ऊपर एक नई रियासत खड़ी हो जाएगी स्टेट बैंक के नाम पे और वो डिक्टेट कराएगी, तो कोई भी इस मुल्क को नहीं चला सकेगा। यानी आपसे तो बात करके ये एक इम्प्रेशन वापस आया है कि आपकी वो तमाम तर जो तनकीद थी या क्रिटिसिज्म था वो इन प्लेस है, बल्कि आप उसको मजीद और स्ट्रांगली उसको एडवोकेट कर रहे हैं, बजाय इसके कि जो एक शुरू में इम्प्रेशन मिला था या जो एक डिस्पेल करने की कोशिश कुछ हलकों से हो रही थी कि गालिबन हमें उन कंडीशंस के साथ आगे भी शराइत के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। अच्छा, सियासी एतबार से भी इसहाक डार साहब फरमाइएगा, क्योंकि आपके साथ भी हमने काफ़ी चीज़ें देखी, बहुत विक्टिमाइजेशन वगैरह, जायदादें नीलाम करना, बहुत कुछ देखा। ये बताइएगा क्या आप कैसी अप्रोच? ओके राइट नाजरीन, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, इसहाक डार साहब मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन हम क्विकली वापस आते हैं और इसी तमाम मौजू को आगे बढ़ाएंगे। और अजान की चूंकि ब्रेक है तो इंशाल्लाह शॉर्टली बस हम वापस आते हैं स्टे विद अस और सियासी बहस को लेकर आगे। लाइफस्टाइल अपग्रेड किया तो फैंस क्यों नहीं? रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल। एसीडीसी इन्वर्टर फैंस, परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। वेरी स्मार्ट। सच अमेजिंग फीचर्स, जैसे ये 7 स्पीड रिमोट कंट्रोल, बिल्कुल नॉइजलेस। सिर्फ रॉयल एसीडीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। स्मार्ट चॉइस माय क्वीन। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह।
वेलकम बैक नाजरीन। जनाब इसहाक डार के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नाजरीन, ब्रेक से कबल हमने फाइनेंस और इकोनॉमी पे खासी बात की और मैं बिल्कुल सही होंगी ये कहने में कि हमें काफ़ी मायने खेज स्टेटमेंट्स मिले हैं। इसहाक डार साहब, सियासी एतबार से ज़रा बात अगर हम करें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये तमाम तर चीज़ें हमने देखी, जायदादें नीलाम होना, मतलब आपके साथ भी ये तमाम मामलात एक अलग नहज पर गए। ये बताइएगा, अब आप क्या समझते हैं, क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि किसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, किसी भी सियासी इंतकाम में आप लोग यकीन नहीं रखते, नो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। ऑन द अदर हैंड आपके मुखालफिन ये कहते हैं कि उनके ऊपर केसेस बन रहे हैं, जैसे जो हरमैन शरीफैन वाला बदकिस्मत वाकया था उसके ऊपर हम देखते हैं कि आज कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और ब्लास्फेमी के चार्जेस भी, जो कि ऑन द अदर हैंड, ऑन द फ्लिप साइड, जो तमाम मामला है वो अपनी जगह काबिल मजम्मत है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में ये तमाम तर मामलात बिल्कुल आग से खेलने के एवज होते हैं और खासे एक खतरनाक नहज पर भी जा सकते हैं। तो आप इनको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी एक हिस्ट्री है और जैसे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम ने कभी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को बीच में हम लाने की कोशिश नहीं की। आपके सामने है कि 2014 का धरना, पीटीवी जहां बैठी हुई, इसके ऊपर एक अटैक और तोड़ फोड़, सब कुछ, दहशतगर्दी के पर्चे। 4 साल इमरान न्याजी साहब रिस्पॉन्डर रहे, ना हमने किसी को ऑफ एयर किया, ना हमने इनको यानी पकड़ के ले जाके तो उस अदालत में पेश किया। तो हम, बल्कि हमने, लोग कहते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा आपने कानून को भी हरकत में नहीं आने दिया। देखिए ना, आज मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर रीसेंट पास तक बैन था, आज इन्होंने पर्टिकुलरली मुझे देख के इनका बीपी पता नहीं कहाँ चला जाता था न्याजी साहब का, तो इन्होंने तो मेक श्योर किया कि मैं 7वें प्रोग्राम में था, ये 2018 की बात है, यानी कंसेक्टिव 7 प्रोग्राम 7वां था, तो उसमें मुझे 7वें मिनट पे ऑफर किया गया। मुझे उस मैनेजमेंट ने फोन किया, मुझे माजरत की कि जी हमें मैसेज आया है कि अगर आप अभी ऑफर नहीं करेंगे, प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे, तो हम आपका भी लाइसेंस के कैंसिलेशन का लेटर भिजवाएंगे ना। ये थी जो फाशिज्म जो पाकिस्तान में 3.5 साल प्रैक्टिस हुआ है। हम सियासी इंतकाम को बिल्कुल जाती तौर के ऊपर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर स्टेट का कोई नुकसान है, और यहाँ तो स्टेट क्या पूरी दुनिया उन पे कुर्बान, हम सब की अकीदत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान माल औलाद कुर्बान हो। अगर आपने भाई सेटल करने के और कम जगह आपके पास, आप पाकिस्तान में जो आपने तमाशा लगाया हुआ है, 2 दफा अपना मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वज़ीर आज़म हाउस से निकली, 3 दफा मियां नवाज शरीफ निकले अननेचुरल तरीके के साथ, उस वक्त तो कोई ऐसी बात किसी ने नहीं की। आपने एक घटियापन का मुजाहरा किया, आपने एक मजहब कार्ड को पकड़ लिया जो कि बड़ा पॉपुलर है ऐसे यानी हालात में, और दूसरा आपने इस्लामोफोबिया के नाम पे, दूसरा आपने एक साइफर का तमाशा बना लिया कि जी पाकिस्तान की जो साजिश हुई। और कम ऑन भाई, ये तो साइफर तो दर्जनों आते हैं, ये तो आपका जो नुमाइंदा है, जो आपका वहां एम्बेसडर था, ये उसकी एनालिसिस है आफ्टर मीटिंग दी होस्ट जो स्टेट डिपार्टमेंट में। तो उसको आप कैसे इस तरह का आप एक टिल्ट दे सकते हैं और इस तरह का एक रंग दे सकते हैं, ये तो अनहर्ड ऑफ है। तो बात यह है कि अगर मैंने यही सोच लिया कि अगर मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं है, ये सब तबाह बर्बाद हो जाए, तो ये उस पर काम कर रहे हैं। अब चले, ये पाकिस्तान में भी कर रहे थे, कर रहे हैं, ये दूसरे मुल्कों में भी कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब का क्या उनकी फैमिली नहीं है, क्या उनके बच्चे नहीं है, कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, उसके नीचे आके तमाशा लगवाना। और ये जो है, ये या तो ना कि नेचुरल हो, ये सारी प्लान्ड है, इसे प्लान कॉन्स्पिरेसी, खुद ही बेवकूफी करके उसके सारे जो है वीडियो क्लिप्स डाले हुए हैं। किसी कोई लंदन से बात कर रहा है कि हमने ये करना है, कोई पाकिस्तान से बात कर रहा है, वहां पहुंच रहे हैं, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है शेख रईस के, आप देखिए कल क्या होता है। दैट मींस इट वाज ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान न्याजी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई अभी भी इनके खिलाफ खुद कोई FIR नहीं कटवाई। अगर लोग काटते हैं तो इस मुल्क में तो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे कुर्बान होने वाले ये कौम है, ये सबसे ज्यादा तो मोहब्बत करने वाली कौम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मैं जैसे कहा कि दुनिया तो कुर्बान उनके ऊपर, और हमने वहां जाके यानी ये सियासत शुरू कर दी है। तो अपने देयर इज अ लिमिट, तो आप लोगों को तो रोक नहीं सकते। अगर लोग ये करवा रहे हैं, अपने कंप्लेंट कर रहे हैं, जिसकी बात आपने फरमाई है कि जी वो लोग कह रहे हैं जी अभी ये भी हुकूमत ने कोई नहीं की, नंबर 1। नंबर 2, उसमें ब्लास्ट फेमस नहीं है। मैंने देखा है वो जो सोशल मीडिया पे चल रही है, वो 2-3 उसमें है, वो जो शिकें हैं गालबन 295,
वो सी जो थी वो गालिबन ज़ियाउल हक साहब के जमाने में इंट्रोड्यूस हुई थी, ब्लास्फेमस, वो नहीं है। ये दूसरी चीजें हैं। और मैंने जितनी उसकी शिक देखी है जो एक चल रही है सोशल मीडिया में, उसमें तो ब्लास्फेमस है ही नहीं। तो भाई आपने जो वहां किया है, आपने दुनिया भर से लोग लान तान कर रहे हैं। वहां के इमाम मस्जिद नबवी के वो उन्होंने वो जब तलावत की इस वाक़े के बाद तो रो पड़े। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाली मुबारक के ऊपर इतनी बड़ी आयत लिखी, आपको उसका भी ख्याल नहीं आया कि भाई यहाँ आवाज ऊंची मत करो। यहाँ अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज ऊंची करोगे तो तुम्हारे आवाज कर दिए जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बात ये कि ये बात है सेंटिमेंट्स की, जज्बात की और अकीदत की और मोहब्बत की। इसमें हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। जो लोग अगर करेंगे, आपको बल्कि अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसेस करना चाहिए और करना होगा, ताकि आइंदा कोई भी, मैं कह रहा हूँ कोई भी, इंक्लूडिंग अवर पॉलिटिकल पार्टी, किसी को ये जरूरत ना हो कि आप यानी उस यानी पाक हरमैन शरीफ में जाके भी आप फजूल किस्म की गंदी सियासत शुरू कर। ये इनएक्सक्यूजेबल है जी। ये डार साहब, ये तो बिल्कुल आपने 2-3 बातें साथ फरमाई। आपने कहा कि एक तो ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन आपने साथ कहा कि ब्लास्फेमस कोई चीज ये आप कह रहे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। और आप आपके हाँ, मुझे वो क्लॉज नहीं नजर आई जी। वो उसके 2-3 हिस्से हैं। जहां तक मुझे याद है कि वो जो है, वो ये जितनी क्लॉजेज हैं ये नॉर्मल सलाह की है। वो जो ब्लास्फेमस है वो मुझे नजर नहीं आया जी, जो सोशल मीडिया में चल रही है, अनलेस कि आपको और वो मुझे जरूर शेयर करें, स्टाफ को कहें। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लोगों के जज्बात हैं। लोग यानी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो जान कुर्बान करने के लिए हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग हर वक्त तैयार होते हैं जी। आपने ऐसी चीज की है कि आपको इसकी जरूरत नहीं थी। आप सियासत करें, आप सियासत कर रहे हैं, घटिया सियासत कर रहे हैं। क्या आप इलेक्शन चोरी करके नहीं आए? आपको तो आईनी तरीके से निकाला गया। आप आईनी तरीके से भी निकलने के लिए तैयार नहीं है, तो ये फिर आइन को बंद कर दें, आर्टिकल 95 को बंद कर दें। आपका गवर्नर ने लगाया हुआ वो किसी चीज को मान ही नहीं रहा। वो मुश्किल से जाके हाई कोर्ट ने 2 दफा उसने उनके ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया। उनको फिर नेशनल असेंबली के स्पीकर को भेजना पड़ा। ये अच्छी ट्रेडिशन कायम नहीं कर रहे आप। इसका मतलब अनारकी फैला रहे हैं। आप पाकिस्तान को एक सिविल वॉर की तरफ लेके जा रहे हैं कि आप कहते हैं मैं हूं तो सब ठीक है, फिर सब अदारे भी ठीक है, मैं नहीं हूं तो कोई भी ठीक नहीं। तो भाई आप तो एक फॉरेन पार्टी हैं, आपको पता साबित हो चुका है, पब्लिक हो चुकी है, सारी इंफॉर्मेशन अकबर बाबर लेके इलेक्शन कमीशन से पब्लिक कर चुके हैं। सही, तो सही। आपकी तो पार्टी बैन होनी चाहिए। ये 2-3 केसेस हैं अंडर कंसिडरेशन डार साहब, और आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अंदिया भी दिया है कि गिरफ्तारी हो सकती है। ये बताइएगा, ये कोई बहुत ड्रास्टिक स्टेप नहीं होगा? फराह खान साहिबा का वो जो केस है वो तहकीकात नैब कर रहा है। आपने कहा था कि आप नैब वगैरह खत्म कर देंगे, ये इसके बारे में भी कुछ फरमाइए कि आपके नैब को लेकर क्या आगे फॉरवर्ड प्लान्स हैं? नैब के चेयरमैन भी एज वी स्पीक इंटैक्ट हैं। तोशेखाना केस है, फराह खान साहिबा की इंक्वायरी है और फॉरेन फंडिंग केस है। ये 3 केसेस हैं इस वक्त। नहीं, मेरी बात सुने कि ये कौन सी इम्यूनिटी कहां से आ गई कि जी हम जाती, यस, कोई जाती दुश्मनी नहीं। इन्होंने तो जाती किया कि मियां नवाज जी के सेल से आप एसी उतार लें, उनके सेल से उनकी दवाइयां जो फ्रिज में पड़ी है फ्रिज निकाल के ले जाए। यहाँ नहीं, इतनी चीप हरकत की कि अमेरिका में जलसे में ऐलान किया कि मैं वापस जाके ये करूं। तो उस वक्त तो मीडिया सोया हुआ था। मीडिया को चाहिए को लान तान करनी कि तुम्हें किसने ये राइट दिया है, तो तुम कानून और आइन को हाथ में ले लो। देखिए, जहां तक हमारी जाति जो इन्होंने हमारे साथ किया है उस पर कोई रिएक्शन नहीं है। जैसे मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इंतकामी सियासत पे बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन अगर आइन और कानून की धज्जियां उड़ा के लूटमार की गई है, अभी तो वो चीनी के आटे के अद्वियात के स्कैंडल भी आने चाहिए। राइट। ये तो एनआरओ मांगते थे ना, ये तो चाहते थे कि कोई हुकूमत आई ना। ये तो इन्होंने पूरी कोशिश की। पहले कह दीजिए मुझे पिंडी वालों ने दिया था, वो उन्होंने डीजी ISPR ने कह दीजिए, इन्होंने ये मांगा था कि जी असेंबली में ये नो कॉन्फिडेंस ऑप्शंस लेके जाएं। ठीक है, हाँ, आप इलेक्शन में चले जाएं। क्यों इलेक्शन में चले जाएं भाई? आपके आइन कहता है कि आप बाकी टेन्योर है। ये हमारी गवर्नमेंट का फैसला होगा, ये मुत्तहिदा अपोजिशन का फैसला होगा। वक्त चूंकि मेरे पास खत्म हो रहा है, बड़ी एंगेजिंग आपसे टॉक रही। सिर्फ आखिर में ये $1 मिलियन का एक जुमले में जवाब फरमा दें कि आपकी और मियां साहब की वापसी कब तक मुतवक्के है, और क्या ये अनकरीब हम एक्सपेक्ट करें या नहीं? देखिए, एक तो ये है कि हमारी जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट मीडिया सारा आप समेत दिखा चुका है कि मिल गई, अभी तक नहीं मिली। वो डिस्पैच हो चुकी है। हमें इतना ये जरूर है कि पासपोर्ट, देखें, ये बुनियादी राइट है पासपोर्ट रखना। ये बुनियादी राइट आप किसी को नहीं कर सकते इनकार। ये जजमेंट्स भी है इसके ऊपर, आइन भी क्लियर है।
ये मेरा पासपोर्ट वैलिड 2018 में कैंसिल किया गया, विच इज ए वेरी सीरियस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वायलेशन। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब का जब एक्सपायर हुआ चंद महीने पहले, तो उसको रिन्यू करने की इजाजत नहीं दी राइट। तो ये अब वो एक दफा पासपोर्ट आ जाए, और प्लस उनकी भी मेडिकल है, मेरा भी सर्वाइकल है, लेकिन यहाँ ठीक बैठ के है। हम अपने कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, हम अपना पूरा अपना राइट राइट डार साहब, अनफॉर्चुनेट इज ऑल द टाइम दैट आई हैड, लेकिन आपने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि सिर्फ पासपोर्ट की एक लिमिटेशन थी और अब वो चूंकि नहीं है तो इंशाल्लाह एक्सपेक्ट यही किया जाए। नाजरीन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारी खासी आज एक एंगेजिंग टॉक थी जिसमें हमने मल्टी फैसेट्स पर बात की। सी यू अगेन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।